Dear student of class 10, today we are starting our new chapter in chemistry. हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से। इनकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम समझेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर के बाद हम आएंगे पीएच स्केल पे, और पीएच स्केल के बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी एप्लीकेशंस है एसिड और बेस की हमारी एवरीडे लाइफ में। तो पहले मैं आपको टॉपिक के इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, और कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सबसे पहला हमारा रहेगा एसिड बेस की डेफिनेशन। व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज़ एसिड। एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, और उसके बाद सॉल्ट क्या होता है, जो कि चैप्टर का नाम हमको इंडिकेट करता ही है। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हम गाड़ी वाले इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिकेटर का मतलब है हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, क्योंकि दिखने में तो सब आपको, मान लो आपके सामने वाटर रखा हुआ है और आपके सामने एक बीकर में वाटर रखा है और एक बीकर में एसिड या बेस रखा हुआ है, तो आप देख के नहीं बता सकते कौन एसिड है कौन बेस है, क्योंकि दिखने में आपको सब वाटर की तरह ही नज़र आते हैं। इसीलिए उनको चेक करने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं। तो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर के बाद हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। तो एसिड और बेस को नापने के लिए हमारे पास एक पीएच स्केल होता है कि कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या कोई बेस कितना ज़्यादा बेसिक है, वो हम समझेंगे पीएच स्केल के अंदर। इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशंस एसिड बेस की। ये कहाँ कहाँ एसिड बेस हम यूज़ करते हैं ये हम पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट हमारे पास हैं और उनको फॉर्म कैसे करना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं और सॉल्ट्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स में। NaCl कैसे प्रिपेयर किया जाता है, NaCl वैसे नेचर में ऑलरेडी मिलता है, सोडियम क्लोराइड, उसकी बस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। तो ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करना है। तो मेनली हमारे ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम ओवरऑल चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, इनको डिफाइन कैसे करना है। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है यहाँ पे, ये हमारे पास डिफाइन एसिड। एसिड क्या होता है, एसिड को हमको डिफाइन करना है। तो हमारे पास बहुत सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है। जनरली एसिड की वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट 10th क्लास में हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसको आर्रेनियस हम कहते हैं। तो आर्रेनियस ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी एसिड बेस की, वही हमको पढ़नी है। तो जो हम 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ेंगे वो एक साइंटिस्ट है आर्रेनियस, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो हमारे पास एसिड की जो डेफिनेशन आपके पास बताई है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन। इसे हम लिखते हैं H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एसिड्स। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद हमको H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हें एसिड बोला जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लिखते हैं HCl। अब इसको अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में। तो इसने हमको H पॉजिटिव आयन दिया, इसलिए ये एसिड है। मान लेते हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया और वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद उसने हमको H पॉजिटिव आयन नहीं दिया, फिर वो एसिड नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है एसिड की। इसके बाद हमको समझना है कि बेस क्या होता है। जैसे एसिड में और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि HCl हमारे पास एसिड है। जैसे मान लेते हैं एक और एसिड हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अभी हम इनके नाम पढ़ेंगे अच्छे से, इनके नाम हमको क्लियर करने हैं। H2SO4 को अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हमको देता है H पॉजिटिव आयन, 2H पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसने भी क्या दिया हमको, H पॉजिटिव आयन दिए। तो कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है वो एक एसिड कंसिडर किया जाता है। ये डेफिनेशन बताई है आर्रेनियस के अकॉर्डिंग, जो आपके पास NCERT में दी गई है। इसके नेक्स्ट हमारे पास बेस क्या होते हैं। अब बेस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है। बेस हमारे पास होता है दो सब्सटेंस, अगेन ऑलमोस्ट एसिड की तरह ही है, बस एक छोटा सा चेंज आ जाता है। दो सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। आर नोन एज बेस।
तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व होने के बाद हमको OH नेगेटिव आयन देते हैं, एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। मतलब कि इसका सबसे कॉमन जो एग्जांपल है वो है हमारे पास KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लास्ट में, जिसके नाम में हाइड्रोक्साइड आता है, वो एक बेस होता है। KOH को हम पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जिसके नाम के लास्ट में आपको हाइड्रोक्साइड नज़र आए वो तो डेफिनेटली बेस होना ही है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको आप पानी में डिजोल्व करोगे तो ये हमको देगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। इसने OH नेगेटिव आयन दिया इसलिए बेस है। KOH के अलावा एक और हमारे पास कॉमन बेस होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका डिसोसिएशन भी सेम है, ठीक है। तो ये है KOH, अगर इसकी जगह मान लेते होता है NaOH सेम, तो हम क्या करेंगे, NaOH को हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हमको देगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे ये बेस है, जो भी OH नेगेटिव आयन हमको देता है। अब ये तो हो गया हमारा एसिड बेस की डेफिनेशन। अब इसके अंदर आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आते हैं वीक एसिड, और सेम होगा बेस के लिए भी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसके नेक्स्ट हमको ये समझना है स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास इसके नेक्स्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड आप देख सकते हो, दोज एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस आर नोन एज एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है डिसॉल्व होना, एक होता है डिसोसिएट होना। डिसॉल्व होने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस पानी में घुल जाता है, और डिसोसिएट होने का मतलब है कोई भी सब्सटेंस पानी में टूट जाता है अपने आयंस में। डिसोसिएट मतलब अपने आयंस में टूटना। तो जो भी अपने आयंस में पूरी तरह टूट जाते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब बहुत सारे एसिड है हमारे पास, आपके एनसीईआरटी में 3 आपको एग्जांपल याद रखने हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत सारे सब्सटेंस आते हैं, बट 10th क्लास के एनसीईआरटी में 3 ही एसिड्स के नाम हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आपको याद रखना है। पहला है हमारे पास HCl, HCl को पढ़ते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक है हमारे पास H2SO4, H2SO4 को पढ़ते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और थर्ड है हमारे पास HNO3, जिसको हम पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा नाइट्रिक एसिड फाइनली हमारे पास है। तो 3 एसिड के नाम आपको याद रखने हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। अब डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, अगर आप HCl को लोगे पानी में डालोगे तो ये पूरी तरह अपने आयंस में टूट जाएगा। मतलब आपको वाटर के अंदर HCl नज़र नहीं आएगा, आपको वाटर के अंदर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव नज़र आएगा। तो अब इनकी डिसोसिएशन देख लेते हैं कि ये डिसोसिएट किस तरह से होता है वाटर के अंदर। मान लेते हैं हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हमारे पास है, इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया, ये हमको ब्रेक होकर देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पे 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं। इसका यहाँ पे होता है 100% डिसोसिएशन, पूरी तरह टूट जाता है ये, ठीक है। तो ये 100% डिसोसिएशन का क्या मतलब है ये ज़रा हमको समझना है। तो अगर मान लो आपके पास आपने 10 ml HCl लिया, तो 10 ml HCl क्या होगा, पूरी तरह टूट जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में। तो इसका यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ H2SO4, ये कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन में। और अगर मेरे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी पूरी तरह ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव आयंस में। इस तरह से ये इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, डिसॉल्व होना अलग होता है और डिसोसिएट होना अलग होता है। ये सब के सब पानी में डिसॉल्व होते हैं और डिसोसिएट भी पूरी तरह हो जाते हैं। इसी की जगह मान लो आपके पास कोई शुगर सोल्यूशन है, शुगर है या फिर अल्कोहल का सोल्यूशन है, तो शुगर सोल्यूशन को मतलब आपने चीनी पानी में डाली, शुगर को आपने पानी में डाला, वो डिसॉल्व होता है बट वो डिसोसिएट नहीं होता, अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता। वो भी हम आगे और इसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिसोसिएशन का मतलब अपने आयंस में ब्रेक हो जाना। इसका नेक्स्ट है हमारे पास वीक एसिड। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयंस आर नोन एज वीक एसिड। जो पूरी तरह अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते उन्हें वीक एसिड का नाम दिया जाता है। अब आपको यहाँ पे जो एग्जांपल याद रखने हैं उसमें यूजुअली कार्बन आता है। जिस एसिड में भी आपको कार्बन नज़र आए वो डेफिनेटली वीक एसिड ही होगा, ठीक है। ऐसा कंफर्म नहीं है कि जिसमें कार्बन नहीं है वो स्ट्रॉन्ग है, बट जिस एसिड में आपको कार्बन नज़र आ जाए वो वीक एसिड ही कंसिडर किया जाता है। 10th क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सबसे कॉमन जो हमारे पास वीक एसिड का एग्जांपल है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है HCOOH,
ये होता है फॉर्मिक एसिड। आंट की बाइट में भी होता है ये फॉर्मिक एसिड। ये हमारा एक वीक एसिड का नाम है। दूसरा है हमारे पास CH3COOH, इसका नाम है हमारे पास एसिटिक एसिड। विनेगर बनता है इससे, ठीक है। चींटी जब काटती है आंट की बाइट में आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा। और जो विनेगर होता है, विनेगर आप सबको बताइए चाउमीन बनाने में यूज़ होता है, तो वो जो विनेगर है वो एसिटिक एसिड से बनाया जाता है। तो ये दो कॉमन एग्जाम्पल है। और एक और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको हम पढ़ते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये तीन हमारे पास वीक एसिड के नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनसीईआरटी में दिए हैं ये सारे, और इन सब के यूजेस भी हमारे पास गिवन है। तो फॉर्मिक एसिड यूज़ हो रहा है आंट की बाइट में जो होता है वहाँ पे ये और भी जगह होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में यूज़ हो रहा है। और जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, ये यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। जब CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाना होता है वहाँ पे ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में बनता है। इसको बाइकार्बोनेट फॉर्म भी कहते हैं CO2 की, ठीक है। तो ये हमारे हैं वीक एसिड। ऐसे ही सेम आएंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इसके नेक्स्ट जैसे अभी हमने एसिड बेस की डेफिनेशन बनाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वैसे ही हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की डेफिनेशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? वो ऐसे बेसिक सब्सटेंस, ऐसे बेस जो कि अपने आयंस पे कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसके सबसे जो कॉमन एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं वो आपको दो नाम यहाँ पे ध्यान रखने हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये दोनों के दोनों आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस है ये NaOH और KOH। स्ट्रॉन्ग बेस बोलने का मतलब है इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये पूरी तरह ब्रेक हो जाएंगे अपने आयंस में। इसके बाद है वीक बेस। वीक बेस है हमारे पास NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक वीक बेस का एग्जांपल है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। जनरली स्टेबल तो होता नहीं है इतना ज़्यादा। तो हमारे पास वीक बेस ये एग्जांपल है अमोनियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पे भी आपको सोडियम पोटेशियम नाम नजर आए उनके हाइड्रोक्साइड होंगे तो वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आएंगे। और जिस सब्सटेंस के लास्ट में हाइड्रोक्साइड आता है वो बेस होता है। अब वीक बेस बोलने का मतलब क्या है? जैसे आपके पास मान लेते हैं NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये हमको देता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, बट ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता। मान लेते हैं आपके पास 20 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको मैक्सिमम अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनडिसोसिएट फॉर्म में इसी फॉर्म में मिलेगा वाटर के अंदर, और बहुत ही कम इसका पार्ट ब्रेक हो चुका होगा NH4 और OH नेगेटिव आयन में। अब वहीं अगर हम बात करूँ किसी स्ट्रॉन्ग बेस की, फॉर एग्जांपल KOH और NaOH, मान लेते हैं हमारे पास है NaOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये हमको देता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। इस वीक बेस का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, आपको मैक्सिमम ये NH4OH इसी फॉर्म में मिलेगा। और अगर आपने NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला तो आपको NaOH नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। इसलिए इनको हम कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। और सेम था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो ये हमारे कंप्लीट एसिड बेस मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल। इसके नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब इनको डिटेक्ट कैसे करना है, एसिड कौन है, बेस कौन है। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन है। अब मैंने भी बताया आपको, आप देख के नहीं बता सकते, देख के बताना पॉसिबल नहीं है एसिड कौन है, बेस कौन है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 3 बीकर हैं और 3 बीकर में से एक में आपके पास वाटर है। मान लेते हैं ये है बीकर A, इसके अंदर रखा है आपके पास वाटर। ये है B दूसरा बीकर, और मान लेते हैं आपका 3 बीकर है। इनमें से तीनों बीकर में एक में मान लो आपने रखा है वाटर H2O, एक में आपने रखा है NaOH। अब आपको याद होगा NaOH एक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और एक में आपने रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आप इनको देखोगे तो ये तीनों आपको वाटर की तरह ही नजर आएंगे, मतलब दिखने में ये वाटर की तरह ही होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आप देख के नहीं बता सकते कौन एसिड है कौन बेस है। और आपने एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, जहाँ पे बताया जाता है एसिड क्या होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर द बिटर इन टेस्ट। तो हम टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, बट हम सारे एसिड बेस को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एसिड बेस हार्मफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। तो हम हर किसी को टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं चेक करने के लिए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो हमारे पास पहले हम स्टार्ट करेंगे लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर कौन सा कलर किस में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर है हमारे पास वो आता है लिटमस पेपर।
तो लिटमस एक पेपर की फॉर्म में होता है, लाइकन से ये ड्राइव होता है, ठीक है। लाइकन मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी और फंगस का, वहीं से ये बनता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है ये, ठीक है। तो अब इसके दो तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक बार लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे और एक बार इसको डालेंगे हम बेस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कलर में क्या चेंज आता है, एक बार एसिड में और एक बार बेस में डाल के चेक करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर दो कलर के हैं। तो एक तो होता है रेड कलर का लिटमस पेपर और दूसरा है हमारे पास ब्लू कलर का। तो आपको दो कलर में लिटमस पेपर नज़र आएंगे, रेड और ब्लू, और दोनों को अगर आप एसिड बेस में डालोगे तो इनका कलर में चेंज आता है। तो वहाँ से हम बताते हैं एसिड कौन है और बेस कौन है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। तो मान लेते हैं एक है हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर और एक है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। तो रेड और ब्लू दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं। अगर तो हमारे पास दो कलर के लिटमस पेपर हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड, जैसा आपको दिख रहा है। तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो एसिड में डालने पे ब्लू हो जाता है रेड कलर में, तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसका कलर रेड हो गया। और बेस में डालोगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो ये ब्लू था, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और मान लेते हैं आपका रेड कलर का लिटमस पेपर है, आपने इसको एसिड में डाला, तो एसिड में डालने पे इसका कलर रेड का रेड ही रहता है। और अगर आप इसको बेस में डालते हो तो बेस में डालने पे ये ब्लू हो जाता है। तो आप कलर देख के भी याद रख सकते हो, किसी भी चीज़ को बेस में डालो ब्लू हो जाती है, एसिड में डालने पे रेड हो जाती है, ठीक है। तो रेड को एसिड में डालोगे तो रेड लिखेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं नो चेंज, वो रेड कलर का था, रेड का रेड में ही रहा। और यहाँ भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर बेस में डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही है, वो नो चेंज। तो ये ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आप इनमें से कोई एक लाइन याद कर लो कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालने में रेड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें आपको अपोजिट याद रखनी है। तो ये था हमारा लिटमस पेपर। इसके अलावा दो और इंडिकेटर्स हैं, ये तो पेपर थे। इसके बाद हमारे पास इंडिकेटर सोल्यूशन की फॉर्म में भी होते हैं। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो फिनोफ्थलीन एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो लिटमस पेपर था, लिटमस पेपर एक पेपर है और फिनोफ्थलीन एक सोल्यूशन है। तो फिनोफ्थलीन क्या होता है, एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। इट इज़ अ फिनोफ्थलीन, इट इज़ अ कलरलेस। इसकी दो पॉइंट ध्यान रखो, पहली बात तो ये कलरलेस होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी हमने देखा लिटमस पेपर एक पेपर है और ये एक सोल्यूशन है जो कि कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी, इट इज़ अ कलरलेस सोल्यूशन, मतलब पानी की तरह नज़र आता है, जैसे वाटर होता है दिखने में। दूसरा, इट इज़ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है। अगर आपको ये दो बातें ध्यान रहेंगी तो इससे रिलेटेड आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो एक पहली बात तो ये कलरलेस है और दूसरा ये एक वीक एसिड है। तो जब भी इसको फिनोफ्थलीन को आप दो तरह से हम इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिनोफ्थलीन को आप एसिड में डालोगे या बेस में डालोगे। तो मान लेते हैं एक बार आपने इसको डाला बेस में फिनोफ्थलीन को और एक बार इसको आप डालते हो एसिड में, तो दो सब्सटेंस के अंदर इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, ठीक है। पीएच पेपर को तो हम पेपर है, इसको ये सोल्यूशन है तो इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। तो बेस में डालने पे इसका जो कलर है ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो आपको पिंक कलर नज़र आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, पी से फिनोफ्थलीन होता है, पी से पिंक कलर याद रखो। उसके बाद एसिड में डालोगे तो एसिड में डालने पे इसका कलर में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। अब ये कैसे याद रहेगा कि इसमें कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये खुद मैंने क्या बताया आपको, इट इज़ अ वीक एसिड। पहली बात तो ये कलरलेस है, दूसरा ये एसिड है। तो एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता और बेस कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और बेस एसिड के साथ। तो ये खुद एक एसिड है तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे नो चेंज आया। और जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे बेस में तो ये आपको एक पिंक कलर का सोल्यूशन देगा। तो सोल्यूशन हमारा पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। मिथाइल ऑरेंज, अभी हमने फिनोफ्थलीन पढ़ा, तो फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सोल्यूशन है, दूसरा वो एक वीक एसिड है। मिथाइल ऑरेंज में आपको दो बातें ध्यान रखनी, पहली बात तो ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल का मतलब है ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, इट इज़ अ न्यूट्रल सोल्यूशन। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ ऑरेंज इन कलर, इसलिए इसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। अब जो न्यूट्रल होता है वो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आपने इसको क्या किया, एक बार आप इसको डालोगे एसिड में और एक बार इसको हम मिक्स करेंगे बेस में, और दोनों केसेस में देखेंगे कलर में क्या चेंज आ रहा है। तो मान लेते हैं इसको हमने डाला एसिड में, तो एसिड में डालने पे ये हमको देता है रेड कलर। एसिड में कुछ भी डालो यूजुअली हमको रेड कलर मिलता है, और बेस में डालने पे हमको एक नया कलर मिलता है जिसको हम कहते हैं येलो। ये कलर आपको ध्यान रखना है। तो बेस में येलो कलर मिलेगा और एसिड में तो रेड ही मिलता है, ठीक है। तो ये दो कलर्स आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मिथाइल ऑरेंज, तो हमारा
कंप्लीट इंडिकेटर्स था, ठीक है। लिटमस एक पेपर था, रेड और ब्लू कलर में आता है। रेड को बेस में डालोगे ब्लू हो जाता है, और ब्लू को रेड में डालोगे तो एसिड में डालोगे तो रेड हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन एक कलरलेस सोल्यूशन था जो कि एक वीक एसिड है। अगर आप उसको बेस में डालोगे तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनोल्फ्थलीन को अगर आप एसिड में डालते हो तो खुद एक वो एसिड है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कलरलेस का कलरलेस रहता है। इसके नेक्स्ट लास्ट था हमारा मिथाइल ऑरेंज। तो न्यूट्रल सोल्यूशन था और ऑरेंज कलर था इसका, इसलिए इसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज। अगर आपने इसको एसिड में डाला तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, और बेस में डालने पे येलो कलर। तो ये हमारा कंप्लीट इंडिकेटर हो चुका है जिसके कि कलर में चेंज आता है। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक तो हमारे पास इससे पहले जो हमने इंडिकेटर पढ़े उनके क्या होता है, कलर में चेंज आ रहा था, एसिड बेस में अपना कलर को चेंज कर रहे थे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब ये हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। ऑल फैक्ट्री मतलब हमारा जो नोज़ होती है, जो स्मेल करने की एबिलिटी है, उससे रिलेटेड है ये। तो इन ऐसे इंडिकेटर को जब आप एसिड में डालोगे और जब बेस में डालोगे तो इनकी स्मेल में चेंज आएगा। ऐसे इंडिकेटर को बोला जाता है ऑल फैक्ट्री। तो ऑल फैक्ट्री में हमारे पास NCERT में 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला है हमारे पास क्लोव ऑयल है। दूसरा है हमारे पास वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, वेनिला एक्सट्रैक्ट, और लास्ट है अनियन। तो ये 3 ऐसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हैं जिनके स्मेल में चेंज आता है। अब वो स्मेल कैसी होती है वो तो जो स्मेल करेगा वही जानता है, उसको हम लिख के नहीं बता सकते कि वो कौन सी स्मेल है, ठीक है। तो अगर आपने क्लोव ऑयल को एक बार एसिड में डाला और एक बार बेस में डाला तो दोनों केसेस में आपको अलग अलग टाइप की स्मेल आएगी, और वेनिला के साथ भी ऐसी है और अनियन के साथ भी ऐसी है, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेटर जिनके स्मेल में चेंज आता है उनको बोला जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसके नेक्स्ट है हमारे पास पीएच। तो पीएच की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच से हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड और बेस के बारे में ये पता लगाते हैं कि कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है। मतलब हमको एक स्केल चाहिए था, एक रेंज चाहिए थी नापने के लिए कि एक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को नापने के लिए। जैसे हमारे पास डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर स्केल होता है, मीटर स्केल से हम मेज़र करके बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, 2 मीटर है। अब आपके पास 2 एसिड दे दिए, अब दोनों एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास होता है पीएच, ठीक है। और इसी को मेजर करते हैं पीएच स्केल में। तो इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पीएच का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन का लॉग। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो पीएच निकालने के लिए है, बट आपकी क्लास में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि पीएच कैसे निकालना है। आपको बस पीएच का रेंज याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच है किस रेंज में आएगा, वो हमको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट पीएच निकल के आता है। तो ये बस आपके पास फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास नहीं है। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास पीएच स्केल क्या होता है और इसमें हम अलग अलग चीज़ों को ऐसे मेज़र करते हैं। तो पीएच स्केल हमारा कुछ इस टाइप से होता है कि आपके पास पीएच स्केल 1 से स्टार्ट होता है और 14 पे ख़त्म होता है। तो पीएच पे हम ये चेक करेंगे कोई एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन बेस कितना ज़्यादा बेसिक है। तो जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं जो ना एसिडिक हैं ना बेसिक हैं, इनका पीएच होता है 7 के अराउंड। यहाँ पे इनका पीएच आता है, ठीक है। ये स्केल आप देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 14 पे ख़त्म हो रहा है, और इसके मिड में क्या आ रहा है 7। तो जितने भी न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल का मतलब जैसे वाटर है H2O न्यूट्रल होता है, इसका पीएच 7 होगा। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका पीएच भी 7 है। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो सब बेसिक हैं, जिनका पीएच 7 से कम है वो सब एसिडिक हैं। जो 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो 7 से जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। जैसा भी हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच आता है 14 के अराउंड, मतलब 7 से काफ़ी आगे हो गया। पीएच 14 से ज़्यादा नहीं होता और 1 से कम नहीं होता। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने स्ट्रॉन्ग बेस में पढ़ा था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग बेस में। इनका पीएच है 14 के अराउंड। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की, एक हमने पढ़ा था HCl। मैंने आपको कहा था 3 एसिड के आपको नाम याद रखने हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ये 3 हैं हमारे पास जो कि आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। अगर कोई वीक एसिड है तो वो 7 से कम होगा लेकिन 1 के अराउंड नहीं होगा, और अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है लेकिन वो वीक बेस है तो 7 से ज़्यादा होगा बट 14 तक नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एक पीएच स्केल है जिस पर हम मेजर करके बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वीक एसिड दिया, हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हमारे पास HCOOH गिवन है, HCOH इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। इसकी पीएच की रेंज बताओ, इसका पीएच कितना होगा, 7 होगा, 7 से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो ये फॉर्मिक एसिड है, पहली बात तो एसिड का पीएच 7 से कम होता है, और ये वीक एसिड है तो इसका पीएच 7 से कम होगा लेकिन 1 के अराउंड नहीं होगा। तो इसका पीएच हम मान सकते हैं कि इसका पीएच 4 से लेके 6 के अराउंड होगा, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं।
तो ऐसी होगा वीक बेस के केस में, जैसे NH4OH हमने पढ़ा था, NH4OH एक वीक बेस होता है, तो इसका pH 7 से ज़्यादा होगा, बट 14 तक नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक pH स्केल है, 7 वाली न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज़्यादा बेसिक। 7 से जितने कम होंगे उतना ज़्यादा एसिडिक और 7 से जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बेसिक। अब इसके नेक्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आपको मैं बता देता हूँ pH से रिलेटेड। मान लेते हैं आपके पास दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस A है और एक सब्सटेंस है B। आपको दोनों का pH रेंज दिया हुआ है, ठीक है, आपको दोनों का pH बताया हुआ है। मान लेते हैं सब्सटेंस A का pH है 3 और B का pH है आपके पास 2, ठीक है। अगर मान A का pH है 3 और B का है 2, आपको बताना है इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। अभी हमने पढ़ा जो 7 से कम होते हैं वो एसिड होते हैं, तो पहली बात तो दोनों एसिड हैं, लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन है, जो 7 से ज़्यादा कम होगा। तो 2 इज़ मोर लेस देन, मतलब 2 ज़्यादा कम होता है 7 के कंपैरिजन में, तो 2 ज़्यादा एसिडिक होगा और 3 लेस एसिडिक है एक दूसरे के कंपैरिजन में। और हो सकता है आपके पास अलग अलग वैरायटी में आ जाए, हो सकता है आपका रेंज ज़्यादा दे दे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपके पास अलग अलग सब्सटेंस गिवन है, आपके पास गिवन है NaOH, NaCl, HCOOH, फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं, ठीक है। ये 3 सब्सटेंस आपको गिवन है, आपको अरेंज करना है इनको अकॉर्डिंग टू द pH। तो आपको पता है NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका pH होगा 14 के अराउंड। NaCl मैंने बताया आपको न्यूट्रल होता है, तो उसका pH होगा 7 के अराउंड। और HCOOH इट इज़ फॉर्मिक एसिड, तो इसका pH कितना होगा, इसका pH लेस देन 7 होगा, ठीक है। आपको हमको बस एक रेंज पता है, अब आप इसको इजीली अरेंज कर सकते हो। तो इन तीनों में सबसे कम pH है हमारे पास HCOOH का, क्योंकि ये एक एसिड है। इसके बाद pH आएगा हमारे पास NaCl का, क्योंकि ये न्यूट्रल है। और सबसे ज़्यादा pH होगा NaOH का, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द pH। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर में आपके पास कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, क्योंकि हमने एसिड बेस पढ़ लिए। अब एसिड बेस से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस है कि जब एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होता है, अगर आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होता है। तो वो सारी रिएक्शंस हमको डिस्कस करनी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिक रिएक्शंस कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो पहली जो बेसिक रिएक्शन है, फर्स्ट हमारे पास बेसिक रिएक्शन आती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो आपको रिएक्शन क्या लिखनी है, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ये हमारी रिएक्शन है। ये फर्स्ट बेसिक रिएक्शन है। अब पहले इस रिएक्शन के ऊपर हम बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जैसे आपके पास आ गया कोई भी एसिड HCl और आपके पास कोई मेटल है, मान लेते हैं सोडियम Na, तो ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बनाना है, पहले आप देखो हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी, इसके पास H है, HCl मतलब यहाँ पे H है, तो इस H को पहले आप रिमूव कर दो, H को पहले आप साइड में लिख के लिख दो H2। अब यहाँ पे तो एक ही H है, यहाँ पे H2 लिखा मैंने, उसको लास्ट में बैलेंस करेंगे। बस आपको पहले हाइड्रोजन गैस लिखनी है, उसके बाद जो बच जाता है उसको आपको ऐड करना है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे रह गया Cl और यहाँ पे रह गया Na। तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। मैंने आपको इससे पुराना जो लेक्चर था जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो Cl की वैलेंसी -1, Na की वैलेंसी है +1, तो आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन जाता है NaCl। और मेटल का नाम पहले आता है, अगर आप लिखोगे ClNa तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कोई रिएक्शन, ऐसा कोई कंपाउंड इस तरह से लिखते ही नहीं हम, पहले मेटल का नाम लिखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल का नाम लिखते हैं। Na एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है, तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारी रिएक्शन थी। तो इस तरह से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए अकॉर्डिंग अगर मैं रिएक्शन को चेंज कर दूँ, इसके बाद हम लास्ट में देखो बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, वहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे 2 HCl के आगे। ये मैंने 2 लगा दिया, HCl हाइड्रोजन बैलेंस। और उसके बाद हमको बैलेंस करना है क्लोरीन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, क्लोरीन बैलेंस हो गया। जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो Na के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इसके नेक्स्ट मान लेते हैं हमने एसिड चेंज कर दिया, क्योंकि कोई भी एसिड लो और कोई सा भी मेटल लो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनना ही बनना है। अगर मान लेते हैं मैं एसिड को चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया H2SO4 और प्लस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई दूसरा मेटल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम,
तो एसिड प्लस मेटल ये देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पहले आप क्या करो, हाइड्रोजन गैस को ऑलरेडी लिख लो H2। अब जो रह गया उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करो। यहाँ से H2 को रिमूव कर दो, यहाँ बच गया SO4 और यहाँ बच गया Ca। अब मेटल का नाम पहले आता है। अब SO4 की वैलेंसी होती है -2 और कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। और ये वैलेंसी निकालने वाला कॉन्सेप्ट मैं पुराने पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच गया। तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा है सॉल्ट। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, जो भी एसिडिक और सोर्स सब्सटेंस होते हैं उनको हम मेटल में क्यों नहीं रखते। जैसे अचार होता है, पिकल को हमेशा हम प्लास्टिक की बॉटल में रखते हैं, पिकल को कभी भी हम मेटल के बॉक्सेस में नहीं रखते क्योंकि वो एसिडिक है। अगर आप उसको मेटल के बॉक्सेस में रखोगे तो हार्मफुल सॉल्ट्स क्रिएट होते हैं, उससे हमारा फूड खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी एसिड को मेटल में नहीं रखा जाता क्योंकि आपस में रिएक्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होने से क्या फॉर्म होता है और ये रिएक्शन कैसे आपको कंप्लीट करनी है। तो अगेन आप कोई से भी एसिड का नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पहले बेसिक रिएक्शन क्या है, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, एसिड प्लस बेस, दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वेन एवर एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ये हमारी एक बेसिक रिएक्शन है। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी रिएक्शन बना सकते हो। हमारे पास एसिड है, मान लेते हैं HCl, और हमारे पास बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस का नाम है, और HCl एक एसिड होता है। ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे वाटर बनता कैसे है, H2O दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है इसमें H और एक होता है OH, ठीक है। H और OH से मिलकर बनता है वाटर H2O। तो बेस का क्या काम होता है, OH नेगेटिव आयन देना। यूजुअली ये H पॉजिटिव है और ये OH नेगेटिव है। तो बेस क्या करते हैं, OH देते हैं, और एसिड क्या करते हैं, H देते हैं। हमने स्टार्टिंग में एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। एसिड क्या होता है, दो सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन। तो बेस देंगे OH, एसिड देंगे H, तो H और OH से क्या मिलेगा, H2O बनेगा। तो आप पहले यहाँ पे लिख सकते हो H2O, जो पहले फॉर्म होगा। H2O हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब जो रह गया उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करो। यहाँ पे रह गया Cl और यहाँ पे रह गया Na और Cl दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है। जब दोनों की वैलेंसी 1 है तो ये हो जाएगा NaCl। तो ऐसे आप एक रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट अगर मैं एसिड और बेस को चेंज कर दूं तो ये रिएक्शन तब भी सेम ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई और एसिड HNO3, मान लेते हैं हमने लिया HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इसके नीचे मैं इसका नाम लिख देता हूँ नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे मैं कोई और बेस ले लेता हूँ। बेस हम मान लेते हैं, चेंज कर लिया हमने, ले लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारा फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला हमारे पास अगेन रहेगा H2O, ठीक है। वाटर तो हमारा बना ही है H2O। अब देखो वाटर बना कैसे, आपको क्या करना है, बेस क्या होता है, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, बेस से आप OH हटा दो और एसिड से H हटा दो, तो H और OH क्या बनाएंगे, H2O। तो ऑलरेडी H2O में लिख चुका हूँ। अब जो रह गया उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऐड करो। यहाँ पे रह गया K और यहाँ पे रह गया NO3। K और NO3 दोनों की वैलेंसी होती है 1। जब दोनों की वैलेंसी 1 है तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा KNO3, क्योंकि हम वैलेंसी की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों की वैलेंसी 1-1 है, तो KNO3 हमारा सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो ये हमारी रिएक्शन थी एसिड प्लस बेस की, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एसिड प्लस बेस का। और इस रिएक्शन का नाम है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं। मतलब उनका जो सॉल्ट बनता है यूजुअली उसका pH 7 होता है, अगर एक वो न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारे सॉल्ट बनी सारे न्यूट्रल सॉल्ट थे। इसके अलावा सॉल्ट भी दो टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, वो आगे हमको डिस्कस करना है। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट। तो हमारे पास यूजुअली 3 टाइप के सॉल्ट हैं। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारे पास सॉल्ट्स गिवन थे और बताना था इनमें से एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है। तो एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक है हमारे पास बेसिक सॉल्ट, और थर्ड होता है हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नहीं होंगे। NaCl तो एक न्यूट्रल सॉल्ट था, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट मतलब जिनका pH 7 से ज़्यादा है। बेसिक सॉल्ट मतलब जिनका pH 7 से, सॉरी, एसिडिक सॉल्ट वो होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है, बेसिक सॉल्ट वो होता है जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल सॉल्ट वो होते हैं जिनका pH 7 होता है। इनके एग्जाम्पल में बता देता हूँ ये फॉर्म कैसे होंगे।
एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है वीक बेस के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो तब क्या फॉर्म होगा, तब फॉर्म होगा एक एसिडिक सॉल्ट। और उसके बाद है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट का फॉर्म होगा जब एक स्ट्रॉन्ग बेस, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और ये रिएक्ट करता है एक वीक एसिड के साथ, तो एसिड वाला पार्ट तो वीक हो गया, तो यहाँ पे बनेगा हमारा बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट का बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ऐसे हमारे तीनों टाइप के सॉल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। इसके एग्जांपल मैं आपको इसके नेक्स्ट बता देता हूँ। एग्जांपल आपको कैसे याद रखना है, बस आपको याद क्या रखना है कि वो एसिडिक सॉल्ट क्या है, एसिडिक है, मतलब आपको याद रखना है जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर आपको इतना याद है तो आप बेस ही बता सकते हो, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिडिक सॉल्ट NH4Cl। NH4Cl को हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है NH4Cl का। इसके नेक्स्ट है NaHCO3। NaHCO3 को पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ा जाता है NaHCO3 को। और NaCl और KCl ये आपको पता ही है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड और KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास एग्जांपल भी हो गए एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट के। एसिडिक सॉल्ट जिनका pH 7 से कम होता है, बेसिक सॉल्ट जिनका pH 7 से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल सॉल्ट जिनका pH 7 होता है। तो अभी तक हमने जितना भी पार्ट इसमें डिस्कस किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट में, तो ये हमारा एक तो यहाँ पे लर्निंग वाला पार्ट भी था, साथ में समझने वाला पार्ट भी था कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। इसके नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अलग अलग टाइप के हमारे पास सॉल्ट हैं। तो हमारी NCERT में एक तो सोडियम के कंपाउंड दिए हैं और कैल्शियम के कंपाउंड दिए हैं। हमको दोनों के ही कंपाउंड को डिस्कस करना है। उसमें कुछ सॉल्ट्स हैं और कुछ अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं जिनकी फॉर्मेशन हमको समझनी है। तो हमें बता देता हूँ कौन कौन से सॉल्ट आपके पास हैं। तो पहला आपके पास है सोडियम के कंपाउंड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम कंपाउंड। इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। सोडियम कंपाउंड में हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसमें है NaHCO3 जिसको हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। अभी मैं इनके कंप्लीट नाम, केमिकल नेम और कॉमन नेम के आपको चार्ट बताऊंगा। NaHCO3, इसके अलावा है Na2CO3.10H2O, इसको हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा, ये हमको पढ़ना है। तो सोडियम के हमारे पास ये 3 कंपाउंड हैं जो आपके पास आएंगे। इसके बाद है हमारे पास दूसरा कैल्शियम कंपाउंड। कैल्शियम कंपाउंड NCERT में जो दिए हैं हमारे पास वो है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लिखते हैं CaOCl2। इसके अलावा हमारे पास है CaSO4.2H2O, जिसको हम पढ़ते हैं जिप्सम, और एक है हमारे पास CaSO4.12H2O। तो ये है हमारे पास सोडियम और कैल्शियम के कंपाउंड जो अभी हमको डिस्कस करना है। तो अभी हम इसके बाद इसके कंप्लीट इसको हम डिस्कस करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इनका कॉमन नेम और केमिकल नेम दोनों ही लिखा होगा। अब यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे सोडियम के कौन कौन से कंपाउंड आपके पास गिवन है। तो पहले हम देखेंगे उनका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद उनका केमिकल नेम और कॉमन नेम। केमिकल नेम का मतलब है केमिकली उनको क्या पढ़ा जाता है, और कॉमन नेम मतलब हम यूजुअली उसको किस नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास है वॉशिंग सोडा, या हमारे पास मान लेते हैं बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो आप उसको यही बोलोगे कि आपको बेकिंग सोडा चाहिए या बेकिंग पाउडर इसी से बनता है। आप उसको ये तो बोले, अगर आप उसको बोलेगे आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए, उसको समझ नहीं आएगा। तो कॉमनली हम जिस नाम से किसी कंपाउंड को जानते हैं वो उसका कॉमन नेम बन जाता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, बट केमिकली इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसलिए हमारे पास 2 तरह के नाम होते हैं, केमिकल नेम और कॉमन नेम। तो ऐसे हमको सारे कंपाउंड के डिस्कस करने हैं अभी। तो हमारे पास अभी जो पहला कंपाउंड आएगा जिसका फॉर्मूला हमको पढ़ना है, सबसे पहले हमारे पास NaCl, सबसे पहला हमारे पास NaCl। केमिकल नेम आपको पता है, इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको पढ़ा जाता है, और कॉमन नेम इसका है कॉमन सॉल्ट। कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट ही है, सॉल्ट नमक NaCl को कहते हैं, ठीक है। ये पहला है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास NaHCO3, ये फॉर्मूला है हमारे पास NaHCO3।
इसको हम पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, या इसका एक और नाम है, इसके आप दो नाम लिख सकते हो। दूसरा इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको पढ़ सकते हो NaHCO3 को। अब इसके नेक्स्ट है हमारे पास इसका कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम हम इसको जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से, बेकिंग सोडा। अभी मैं आपको बताऊंगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग होते हैं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसके नेक्स्ट एक और हमारे पास सोडियम का कंपाउंड गिवन है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3.10H2O। डॉट में 10H2 लिखते हैं, यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू नहीं है, मैथ्स में होता है डॉट का मतलब इंटू। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब भी डॉट में वाटर आपको नजर आए इसको हम लिखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, NaHCO3.10H2O। और इसका जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हमारा सेकंड था, और लास्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, इसके पास 10 वाटर हैं, तो 10 वाटर की वजह से इसका नाम पड़ गया डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम, और इसका जो कॉमन नेम है, इसको कॉमन नेम हम जानते हैं वॉशिंग सोडा के नाम से, वॉशिंग सोडा। बस ये हमारा कंप्लीट सोडियम के कंपाउंड हो चुके हैं। तो सोडियम के हमारे पास इतने ही कंपाउंड हैं जो कि NCERT में गिवन है, जो आपको याद रखना है। पहला है NaCl, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और लास्ट हमारे पास Na2CO3.10H2O, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इनकी प्रिपरेशन समझनी है, और इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम की कंपाउंड है, पहले वो भी हम देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड है। अब इसके नेक्स्ट हमको समझना है कि ये जो NaCl है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। अब NaCl को प्रिपेयर करने का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि NaCl तो ऑलरेडी हमको मिलता है ना। अगर हम सी वाटर में देखें, ओशंस वाटर में दुनिया भर का सॉल्ट पड़ा हुआ है, बहुत सारा सॉल्ट है, इसको बनाया नहीं जाता, इसको बस फिल्टर किया जाता है, वो हमको समझना है। सबसे पहले हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ NaCl, सबसे पहला जो हमारे पास कंपाउंड है वो है NaCl। अभी हमने देखा इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट, और केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड NaCl का। अब NaCl में इसको फिल्टर करने की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है सी वाटर। स्टार्टिंग होगी हमारी सी वाटर से। सी वाटर को सबसे पहले इवोपरेट किया जाता है, सी वाटर का सबसे पहले होगा इवोपरेशन, सबसे पहले इसका इवोपरेशन होगा, सी वाटर को इवोपरेट करेंगे। इवोपरेट करने के बाद क्या बचेगा, हमारे पास NaCl बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट बचते हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ NaCl बचेगा, आप सी वाटर को इवोपरेट करो, आपके पास वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो सॉल्ट के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ होंगी, हमको सॉल्ट को अलग करना है। और सॉल्ट भी कौन सा वाला, NaCl, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सी वाटर में सिर्फ NaCl होता है, और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो आपने क्या किया, सी वाटर को इवोपरेट किया, तो वहाँ पे क्या रह गया, सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटीज़। अब इसको वापस से हम डालते हैं प्योर वाटर में, इसको हम डालेंगे प्योर वाटर में। प्योर वाटर में डालने के बाद अब यहाँ पे क्या है आपके पास, प्योर वाटर में डालने के बाद यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो आपके पास NaCl है जो आपको निकालना है, NaCl के अलावा यहाँ पे आपको दो और चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, पहला आपको मिलेगा सॉल्युबल इम्प्योरिटी। ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो पानी में घुल जाती हैं उनको कहते हैं, और दूसरा आपको मिलेगा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। ठीक है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी का मतलब है जो पानी में घुलती नहीं है। तो आपको दो तरह की इम्प्योरिटी मिलेंगी, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। और ये कब मिल रहा है आपको, जब आपने प्योर वाटर में डाला वापस। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप सॉल्युबल इम्प्योरिटी तो निकाल नहीं सकते, आपने क्या किया, पानी में नमक डाला। अब आप नमक तो डिज़ोल्व हो चुका है, वो सॉल्युबल है, उसको फिल्टर करना इजी नहीं है। लेकिन जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती इनसॉल्युबल है, उसको छान सकते हैं हम। तो वैसे ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है जो पानी में नहीं घुलती, इसको हम छान के निकाल सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक फिजिकल फिल्ट्रेशन चलेगा, फिजिकल फिल्ट्रेशन।
ठीक है। तो फिजिकल फिल्ट्रेशन से क्या होगा, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हट जाएगी। अब जो बचेगा हमारे पास बच जाएगा एक तो NaCl, ठीक है। अब जो बचा वो है NaCl प्लस यहाँ पे सॉल्युबल इम्प्योरिटी, ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अब ये सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटी हो सकती है मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह की चीज़ें। कैल्शियम क्लोराइड होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड यूजुअली होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटाना है और प्योर NaCl चाहिए हमको। तो इस लास्ट प्रोसेस हम करते क्या हैं, इस लास्ट प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। तो इस क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम ड्राई HCl गैस पास करवाते हैं और जैसे ही आप इस सोल्यूशन से जिसमें NaCl और सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, आप ड्राई HCl गैस पास करवाओगे तो NaCl का PPT फॉर्म होता है, मतलब ये आपको सॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलेगा। अभी NaCl को पानी में डालो, नमक को पानी में डालो आप, तो डिजॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही आप इसे ड्राई HCl गैस पास करोगे, अब ये इनसॉल्युबल है पानी में, तो आपको ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब कोई भी चीज़ अगर आपको पानी में सॉलिड फॉर्म में मिले, उसको आप फिजिकली फिल्टर कर सकते हो, उसको फिल्टर करना बहुत ईजी है। तो इस लास्ट प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पर यूज़ होती है हमारी, इस प्रोसेस में यूज़ होती है ड्राई HCl गैस, ठीक है, ड्राई HCl गैस होती है। और फाइनली हमको मिलता है NaCl, प्योर NaCl सॉलिड फॉर्म में। तो फाइनली हमको मिलेगा प्योर NaCl इन सॉलिड फॉर्म। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस थी। इसको हम एक बार देख लेते हैं। सी वाटर था, इवोपरेट किया, सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटीज़, उसके बाद प्योर वाटर में डाला वापस हमने इस सब्सटेंस को। तो प्योर वाटर में डालते ही दो तरह की चीज़ें हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटी और इनसॉल्युबल। किसके साथ है ये? NaCl के साथ है। तो हमको NaCl अलग करना है। फिजिकल फिल्ट्रेशन किया, जो इनसॉल्युबल था वो हट गया। अब जो बचा NaCl प्लस सॉल्युबल इम्प्योरिटी। अब इसको क्या किया हमने, क्रिस्टलाइजेशन करवाया। लास्ट प्रोसेस को, प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ड्राई HCl गैस पास करवाते हैं और हमको प्योर NaCl मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस चलती है। तो NaCl को फॉर्म करने की कोई भी रिएक्शन नहीं है, हमने NaCl बनाया नहीं, NaCl तो ऑलरेडी मिलता है ना हमको, हमने बस NaCl को फिल्टर किया है। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये। इसके नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? तो बेकिंग सोडा को हम इसका जो केमिकल नेम है, इसको हम पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको बनाने की बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। आपको 4 कंपाउंड नाम के ध्यान रखने हैं, 4 एलिमेंट के नाम याद रखने हैं। NH3 अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl, ठीक है। ये 4 सब्सटेंस है। आप इन सबको जब मिक्स करते हैं आपस में, तो इन सब के साथ जब ये रिएक्शन होती है इन सब की आपस में, तो ये फॉर्म करते हैं हमारे पास 2 कंपाउंड। एक है हमारे पास NaHCO3 जो हमको चाहिए, और साथ में यहाँ पे फॉर्म होता है NH4Cl, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो NaHCO3 फॉर्म हुआ, इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका नाम है बेकिंग सोडा। और ये जो हमारे पास NH4Cl फॉर्म हो रहा है, इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे आपको बातें क्या ध्यान रखनी है, हमारे पास ये रिएक्शन सब याद करते हैं, बट ये लास्ट वाला कंपाउंड हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके पास एक सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो उसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट है, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसके अलावा ये जो बना इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो NH4Cl, इसका नाम आपको ध्यान रखना है अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारी पहली रिएक्शन थी बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा के बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा से ही बनता है। एक बार आप पे NaHCO3 बन गया बेकिंग सोडा, इसी को आप हीट करो, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। वो इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हमने फॉर्म किया NaHCO3। NaHCO3 को अगर आप हीट करते हो, ठीक है, ये ट्राइंगल डेल्टा हीट का साइन होता है, इसको अगर आप हीट करते हो तो हीट करने से क्या फॉर्म होता है, ये हमको देता है Na2CO3 साथ में प्लस CO2 प्लस H2O, ये फॉर्म होता है। तो मेन कंपाउंड हमारा है Na2CO3। तो ये इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाती है। NaHCO3 को पढ़ते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा इससे पहले। इसका नाम है बेकिंग सोडा। और ये जो Na2CO3 फॉर्म हो रहा है, इसका नाम है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, NCERT में इसका कोई कॉमन नेम नहीं बताया हुआ, ठीक है। Na2CO3 यहाँ से वॉशिंग सोडा बनेगा। अभी वॉशिंग सोडा नहीं बना, Na2CO3 नहीं होता वॉशिंग सोडा, इसको जब अभी पानी में डिजॉल्व करेंगे तो बनेगा। तो हमारे पास अभी फॉर्म हुआ Na2CO3,
जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको आप अगर आप पानी में डालते हो, वाटर में, H2O में, तो ये क्या करता है, ये बनाता है Na2CO3 डॉट 10H2O, ठीक है, डॉट 10H2O। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। तो ये जो मैंने डॉट लगाया, ये वाटर इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डिंग भी नहीं है डायरेक्ट, ये बस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटका हुआ है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस में। इस डॉट के बाद जितनी वाटर मॉलिक्यूल आते हैं इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर लिखा हमने डॉट 10H2O, इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये बॉन्डेड नहीं है, बस ये बीच में अटके हुए हैं। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये रिएक्शन पीछे भी आती है। आपने पानी मिलाया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल डॉट फॉर्म में आ गए, इसको आप हीट करो तो हीट करने से वापस ये इवोपरेट भी हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन दोनों साइड चलती है। तो ये हमारे सोडियम के कंपाउंड थे। कंप्लीट हमने सोडियम के कंपाउंड डिस्कस किए। तो पहला था हमारा NaCl फिल्ट्रेशन की प्रोसेस, दूसरा था बेकिंग सोडा या बेकिंग। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में आपको बता देता हूँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क क्या होता है। एक तो है बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। तो ये काफ़ी बेटर होता है टेस्ट में, खाने में काफ़ी कड़वा होता है, इसको हमको यूज़ भी करना होता है। तो NaHCO3 की सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं कोई भी माइल्ड एसिड, ठीक है, कोई भी माइल्ड एसिड। माइल्ड एसिड मतलब बहुत ही हल्का एसिड, वीक एसिड। तो यहाँ पे हम यूजुअली यूज़ करते हैं टाइट्रिक एसिड। टाइट्रिक एसिड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो टाइट्रिक एसिड और जब बेकिंग सोडा को मिलाते हैं तो अब इसकी बिटरनेस कम हो चुकी है एसिड को मिलाने से। अब ये जो मिक्सचर है हमारा, इस मिक्सचर को, कंप्लीट मिक्सचर का नाम होता है बेकिंग पाउडर। ये आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 बिटर होता है, बहुत कड़वा होता है टेस्ट में। हम क्या करते हैं, इसमें टाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। अब ये जो बना सोल्यूशन, अब ये जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर का नाम है बेकिंग पाउडर, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास कैल्शियम के कंपाउंड। कैल्शियम के 3 ही कंपाउंड हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो पहला ब्लीचिंग पाउडर का बनाना कैसा है, सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे, इसको फॉर्म कैसे करना है। तो हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो ये फॉर्म करता है CaOCl2 और प्लस यहाँ पे निकलता है वाटर H2O। तो ये जो CaOCl2 बना, इसको हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और इसका केमिकल नेम अभी मैंने आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो गया है, ठीक है। बाकी आपको ब्लीचिंग पाउडर बताइए कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो हमारा दूसरा कंपाउंड है वो है जिप्सम और उसी से रिलेटेड POP। तो जिप्सम हमारे पास होता है, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। इसको हम पढ़ते हैं जिप्सम, CaSO4.2H2O। इसको जब आप हीट करते हो, इसको लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जब हीट करते हैं तो ये हमको देता है CaSO4.2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इसके पास था .2H2O, .2H2O में से हाफ रह गया तो बच कितना गया, प्लस यहाँ पे 3/2H2O, ऐसे आप लिख सकते हो। तो CaSO4.2H2O, इसको हम पढ़ते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो पूरा नाम है, इसको हम पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिसको POP आप जानते ही हो, POP क्या होता है, उसी का ये फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो जिप्सम को हीट करने से POP बन गया। और अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस आप पानी में डालोगे, मॉइस्चर में रखोगे, तो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी इन टेक्स्ट में कि हम जिप्सम को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, ऐसी जगह क्यों रखते हैं जहाँ मॉइस्चर ना हो। इसलिए इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। अगर आप इसमें वाटर ऐड करोगे, मॉइस्चर ऐड करोगे, तो ये रिएक्शन वापस भी आती है, फिर तो वापस से POP जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। तो ये हमारा आखिरी कंपाउंड था कैल्शियम का। हमने सोडियम और कैल्शियम दोनों के सॉल्ट डिस्कस किए हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक था एसिड बेस एंड सॉल्ट का।
तो हम इसमें इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं, और सॉल्ट फॉर्मेशन यानी कि नाम क्या है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि इस बार CBSE में आने वाला है, 10th क्लास में आएगा। उसमें कुछ पोर्शन कट भी है, बट मेन हमारे लिए काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है वो भी। तो अगर आपका एसिड बेस क्लियर है तो आपके लिए मेटल एंड नॉन मेटल बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आधे चैप्टर तो रिलेटेड ही हैं आपस में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो मेटल नॉन मेटल्स पे आएगी, केमिस्ट्री के ऊपर।